वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे आवाम की। महंगाई के सताए आवाम और शहरियों के लिए बुरी खबर आ गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए से ज़ायद का इजाफा कर दिया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई फी लीटर कीमत 265 रुपए 61 पैसे हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 277 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इतलाक आज से आइंदा 15 रोज के लिए होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए गैस निर्खों में भी रद्दोबदल किया गया। IMF की शर्त पर कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी भी दी गई है। 1.5 हेक्टिव मीटर इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए फी MMBTU रेट 1550 से कम करके 1450 रुपए, 2 हेक्टिव मीटर इस्तेमाल करने वालों के लिए 1950 से कम करके 1900 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। 3 या जायद हेक्टोमीटर इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए रेट तब्दील नहीं किए गए। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए फी MMBTU कीमत 2750 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई। इस्लामाबाद थाना कौसार के सेक्टर E7 में चीनी कंपनी की गाड़ी को टक्कर मारने का वाकया। कंपनी मैनेजर की मुद्दत में थाना कौसार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में गफलत, लापरवाही, जानबूझकर गाड़ी को हिट करने की दिफात शामिल हैं। गाड़ी के हादसे में चीनी शहरी भी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 3 गाड़ियों को खौफनाक हादसा पेश आया, जिनको थाने मुंतकिल कर दिया गया है। चीनी कंपनी मैनेजर की मुद्दत में थाना कौसार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में गफलत, लापरवाही, जानबूझकर गाड़ी को हिट करने की दिफात शामिल हैं। गाड़ी के हादसे में चीनी शहरी जख्मी हो गया है। इस्लामाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। थाना कौसार के सेक्टर E7 में चीनी कंपनी की गाड़ी को टक्कर मारने का वाक़या पेश आया। जमान मुगल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जमान, मजीद तफसीलात इस वाक़े की क्या सामने आई? जी बिल्कुल, ये थाना कौसार की हदूद है। वहाँ पे 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक गाड़ी है जिसमें 2 चीनी बाशिंदे सवार थे और उसमें से एक जख्मी भी हुआ था, जिसको SHO कौसार शफकत फैज खुद जो हॉस्पिटल लेकर गए थे। और चीनी जो जख्मी होने वाला शख्स था उसने SHO का शुक्रिया भी अदा किया। और दूसरी जानब देखा गया है कि इस्लामाबाद पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जबकि 4 ऐसे अफराद उस गाड़ी में सवार थे और जिनका कोई गुनाह नहीं था। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बावजूद 4 बेगुनाह शहरियों को भी हिरासत में लिया गया है और गुज़श्ता 6 घंटे से 4 बेगुनाह शहरी जो है कौसार पुलिस की हिरासत में। IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद और SP की तरफ से वाज़े तौर पर हदायत की गई है कि इन लोगों को रिटेन रखना है, इनको नहीं छोड़ना। और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से तीसरी गाड़ी जो है वो एक आला अफसर के बेटे की गाड़ी है और वह सरकारी अफसर है और उसके बेटे की गाड़ी है, उसका नुकसान पूरा करवाया जाए। और हमारे ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि 4 बेगुनाह शहरी जो है उनसे 5 लाख रुपए का चेक लिया जाए ताकि तीसरी गाड़ी का जो नुकसान है उसको पूरा किया जाए। जबकि जो ड्राइवर गिरफ्तार किया गया उसका ये मौकफ है कि मेरे खिलाफ जब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तो उसके बाद बेगुनाह लोगों को कम अज कम छोड़ना चाहिए, लेकिन पुलिस उनको छोड़ने पर अभी तक जो है राजी नहीं है। जी, पुलिस उन्हें छोड़ने पर अभी तक राजी नहीं है। जमान मुगल, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बात करें तो PTI की क़यादत में यकसुई का फुकदान है, ऐसा कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। वो कहते हैं कि पार्टी सरबराह की तरफ से वफूद आते हैं, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने बयान दिया, JUI के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। पार्टी के सरबराह की तरफ से वफूद आते हैं, वो हमारे साथ मामलात को तय करने की हिदायत लेकर आते हैं, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह उन्होंने कल ही बयान दिया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी की बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए।
हुकूमत की बेहतर माशी हिकमत अमली से मुल्की स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। तिजारती खसारा कम होने के साथ रुपए की कदर मुस्तहकम होना खुशाइंद है। वफाकी वजीर ने कहा कि आइंदा इंतखाबात इंशाअल्लाह 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग और ज़ेरिक सियासतदान होने के नाते मौलाना साहब को हुकूमत के माशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। JUI फेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 रहनुमाओं के नाम मुज़ाकराती टीम के लिए दे दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से JUI फे के साथ मुज़ाकरात के लिए 5 नाम दे दिए गए हैं। PTI मुज़ाकराती टीम में असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन शामिल हैं। शिबली फराज और उमर अयूबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी मौजूदा PTI क़यादत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। फवाद चौधरी ने कहा कि पार्टी क़यादत हामिद खान और रऊफ हसन पर तनकीद से दुरुस्त और दोस्त रोक रही है और इस लीडरशिप के होते हुए इम्कान जाहिर नहीं हो रहा कि बानी PTI बाहर आ जाएंगे। मेरे पर 47 मुकदमात हैं, ट्वीट करने पर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। मौजूदा PTI क़यादत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। बहुत सारे जो दोस्त हैं मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि जी आप पार्टी की जो लीडरशिप है, रऊफ हसन वगैरह, हामिद खान वगैरह, इन पे तनकीद ना करें, उससे पार्टी कमज़ोर होती है। ये है कि देखिए इस लीडरशिप के होते हुए 1% भी इम्कान नहीं है, नज़र आ रहा मुझे कि ये इमरान खान बाहर आ जाए। इस वक्त 47 केसेस तो मेरे में हैं। हम ट्वीट करते हैं, 2 नए पर्चे हो जाते हैं हमारे ऊपर। ना इनकी कोई पॉलिटिकल हिकमत अमली है, ना इनका कोई जो है वो इनके पास कैपेसिटी है। शहरियों की सर्विलेंस और कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम बादिउल नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने गलत बयानी पर PTA चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स 29 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि गैर कानूनी तौर पर टेलीकॉम कंपनीज का शहरियों के डेटा तक रसाई देना गैर आईनी है। अदालत ने हिदायत की कि टेलीकॉम कंपनीज आइंदा समात तक यकीनी बनाएं कि सर्विलेंस सिस्टम तक रसाई ना हो। हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत और PTA अदालत को बता चुके कि किसी एजेंसी को सर्विलेंस की इजाजत नहीं दी। लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से गलत बयानी पर PTA चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। हुक्मनामे में टेलीकॉम ऑपरेटर्स और PTA के दरमियान खतो किताबत की तफसील और रिपोर्ट PTA को सर्बमोहर लिफाफे में जमा करवाने की हिदायत की गई। हुक्मनामे में वफाकी हुकूमत से इस्तफसार किया गया कि बताएं लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का जिम्मेदार कौन है। लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। वफाकी हुकूमत 6 हफ्ते में बताए कौन शहरियों के डेटा तक रसाई फिर सोशल मीडिया पर डेटा लीक का जिम्मेदार है। हुक्मनामे में कहा कि बादिउल नजर में वज़ीर आज़म, सियासी रहनुमा, जजेस और इनकी फैमिली, बिजनेसमैन की ऑडियो रिकॉर्डिंग सर्विलेंस का मैकेनिज्म मौजूद है। तकरीबन 40 लाख मोबाइल सारिफिन की एक वक्त में कॉल और SMS तक रसाई हो रही है। मोबाइल कंपनीज ने शहरियों के 2% डेटा तक जो रसाई दी है बादिउल नजर में कानूनन दुरुस्त नहीं। अदालत ने मुल्जिमान की CDR लाइव लोकेशन पुलिस के साथ शेयर करने की इजाजत दी और कहा कि केस को 4 सितंबर 2024 को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF का प्रोग्राम जरूरी, मुज़ाकरात जारी। जुलाई में तवील मुद्दती मुआहदा होने की उम्मीद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नई पेंशन स्कीम 1 जुलाई से नाफिज। पाक आर्म्ड के लिए 1 साल की छूट दी गई है। तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लड़खड़ा गई तो मईशत को बड़ा नुकसान होगा। 3 साल में टैक्स टू GDP 13% पर ले जाना चाहते हैं। हम टैक्स टू GDP 9.5% के साथ नहीं चल सकते। हम टैक्स टू GDP को 13% की तरफ ले जाना चाह रहे हैं अगले 3 साल में, बिकॉज 9.5% टैक्स टू GDP, और आप उसको रिपोर्ट भी कर चुके हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। वजीर खजाना ने कहा कि नई पेंशन स्कीम का 1 जुलाई से इतलाक होगा। आर्म्ड फोर्सेस को 1 साल के लिए इसलिए इस्तिस्ना दिया है क्योंकि उन्होंने अपने इदारे के ढांचे को देखना है। मिफ्ता इस्माइल ने रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की जो बात की थी वो बहुत पहले लग जाना चाहिए था। इस वक्त मुल्क में 42,000 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में
قدم اٹھایا تھا کہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگ جائے، اس وقت لگ جانا چاہیے تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اعتراف کیا کہ نئے ٹیکسوں کی وجہ سے لوگ دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ بڑھا ہے، جیسے ہی کوئی مالی گنجائش ہوئی تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں گے۔ ایف بی آر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ایف بی آر میں جتنا انسانی عمل دخل کم ہوگا، کرپشن بھی کم ہوگی۔ وزیر اعظم نے کل بھی ایف بی آر ڈیجیٹلائزیشن پر اجلاس کیا۔ 40% کی بات کرتے ہیں تو یہ ایف بی آر نے ایکچولی کر کے دکھایا ہے کہ 30% کی گروتھ ہو سکتی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آخری NFC 2010 میں ہوا تھا۔ صوبوں سے ریونیو اور اخراجات پر مشاورت شروع کی ہے۔ صوبوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اخراجات خود اٹھائیں۔ ایسے منصوبے جو صرف صوبوں کے ہیں وہ صوبے ہی اپنے سالانہ پلان میں لے کر آئیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بجٹ پر IMF کے دباؤ کا اعتراف، کہتے ہیں کہ ایک طرف IMF کا دباؤ تو دوسری جانب عوامی توقعات تھیں۔ امید ہے آئندہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی میں مزید کمی آئے گی۔ وزیراعظم کہتے ہیں عالمی مالیاتی ادارہ زراعت، کھاد، خیراتی اسپتالوں اور طبی آلات پر مزید ٹیکس لگانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ ان کی تمام باتیں مان لیتے تو بہت سے شعبوں پر بوجھ پڑ جاتا، جس سے ہماری مشکلات اور بڑھ جاتی۔ مسلسل مذاکرات کے ذریعے قوم کو بہت سے ٹیکسز سے بچا لیا۔ خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ IMF سے ہمارا آخری معاہدہ ہوگا۔ میں 100% عوام کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ معاشی صورتحال میں بہت کچھ سوچنا سمجھنا پڑتا ہے۔ معیشت صحیح ڈگر پر آ گئی۔ ہم مضبوط معیشت کا خواب پورا کریں گے۔ ہمارے اقدامات سے مہنگائی 36% سے 11 پوائنٹس پر آ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عوام کو آسانی کے لیے احسن اقدام۔ پنجاب بھر میں لاکھوں نوجوانوں کو باعزت ملازمت دینے کے لیے دستک نمائندوں کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی۔ پنجاب بھر میں لاکھوں نوجوانوں کو باعزت ملازمت دینے کے لیے دستک نمائندوں کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی۔ دستک نمائندوں کی اہلیت کے لیے اصل شناختی کارڈ، کم از کم عمر 18 سال، تعلیم انٹرمیڈیٹ اور موبائل فون بمائے انٹرنیٹ، متعلقہ پولیس اسٹیشن سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ، ذاتی موٹر سائیکل اور لائسنس کا ہونا لازم ہوگا۔ محکمہ خوراک سندھ نے رواں سال 9 لاکھ گندم خریدنے کا ٹارگٹ مکمل کر لیا، مگر بے قاعدگیاں سامنے آ گئیں۔ گوداموں سے گندم کی بوریاں غائب ہو گئیں۔ محکمہ خوراک نے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ڈپٹی فوڈ کنٹرولر سکھر بشیر احمد شیخ کی سربراہی میں کمیٹی کا قیام۔ جگدیش کمار اور نثار احمد میمن کمیٹی کے اراکین مقرر۔ کمیٹی گوداموں کا جائزہ لے کر گندم کی بوریاں کم کرنے کی تحقیقات کر کے 1 ہفتے میں رپورٹ ڈائریکٹر محکمہ خوراک کو دے گی۔ 3 افسران نے مقررہ حد سے زیادہ ادائیگیاں کر دیں۔ محکمہ خوراک کا 3 افسران کو شوکاز نوٹس جاری۔ فوڈ انسپیکٹر نور محمد، فوڈ سپروائزر یاسین کھوسو اور فوڈ سپروائزر عابد نے بے قاعدگیاں کی ہیں۔ مقررہ حد سے زیادہ ادائیگیاں کرنے پر ذمہ دار افسران کو شوکاز نوٹس دے دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینٹ کی نشست سے نااہل قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان آج بطور اعتراضی درخواست پر سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے درخواست گزار کو متاثرہ فریق نہ ہونے کا اعتراض عائد کیا۔ درخواست شہری مشکور حسین ندیم سرور ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ محسن نقوی چیئرمین PCB کا عہدہ رکھتے ہوئے سینیٹر بننے کے اہل نہیں۔ سینٹ کی نشست کے لیے کاغذات نے نامزدگی جمع کراتے وقت محسن نقوی PCB کے چیئرمین تھے۔ آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت محسن نقوی سینیٹر کے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ لاہور ہائی کورٹ محسن نقوی کو سینیٹر کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دے۔ کراچی میں افسوسناک حادثہ، پکنک منانے کے لیے جانے والے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ماڑی پور کے قریب تیز رفتار کوسٹر الٹنے سے ایک ہی خاندان کی خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ خوفناک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد 7 ہیں اور سپرد خاک انہیں کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے بلال علی کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کوسٹر بے قابو ہو کر فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی۔ حادثے کے نتیجے میں 3 بچیوں اور خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 14 افراد زخمی ہوئے جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق تیز رفتار کوسٹر گلی سے نکلنے والے ٹرالر کو بچاتے ہوئے بے قابو ہو گئی، جو حادثے کا سبب بنی۔
पुलिस के मुताबिक हादसे में जाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है जो अजीजाबाद में रिहाइश पजीर था। जाँ बहक बच्चियों की शनाख्त 6 साल सकीना, 4 साल जीनत और 10 साल किंजा के नाम से हुई, जबकि 14 साल कदीर, 40 साल सुगरा और 45 साल सादिया भी मरने वालों में शामिल है। जख्मियों को अस्पताल लाया गया जहाँ इनका इलाज जारी है। ट्रॉलर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में ले लिया है। गवर्नर सिंध कामरान डेसुरी ने कमिश्नर और पुलिस चीफ से बस हादसे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। मुरीद के में पिकअप और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गुज्जर चौक के करीब पिकअप ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। हादसे में जाँ बहक अफराद में बाप, बेटा और पोता शामिल। पिकअप का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू टीम ने लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। रावलाकोट जेल से 20 कैदी फरार हो गए। फरार होते हुए एक कैदी गोली लगने से हलाक हो गया। जराये के मुताबिक कैदियों ने मरकजी गेट पर खड़े पुलिस एहलकार पर पिस्तौल तानकर उसे यरगमाल बनाया और फरार हो गए। एक कैदी हाथापाई के दौरान गोली लगने से जख्मी हुआ। अस्पताल मुंतकिल करने के बाद दौरान इलाज जाँ बहक हो गया। फरार होने वाले कैदी दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात में मुलविस थे। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ लोग फट पड़े। कहते हैं कि इतनी महंगाई में खाने पीने की अशिया खरीदें या बिजली के बिल अदा करें। इसी हवाले से देखेंगे इस्लामाबाद से अरशद शाद की ये रिपोर्ट। एक तरफ मुल्क में जारी महंगाई की लहर से शहरी परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बिजली के भारी भरकम बिलों ने इनकी तशवीश में इजाफा कर दिया है। कई हजार रुपए बिल देखकर लोग हैरान और परेशान हो गए हैं। कभी बिजली के बिल देते हैं, कभी गैस का बिल देते हैं, कभी पानी के बिल देते हैं, कभी कमरे का किराया देते हैं। बिजली के बिल कितना आया मेरा 16,000 रुपये। मेरा काम क्या है, मैंने इधर 500,000 रुपये दिहाड़ी लगाने। शहरियों का कहना है कि एक तरफ तो खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हैं, तो दूसरी तरफ बिजली के बिलों ने इनकी नींदें उड़ा दी हैं। जो इनकी अपनी मीटर की लाइटें जलती हैं उन पे भी पता नहीं कितने यूनिट आ जाते हैं। इनकी लाइट तो इतनी महंगी हो गई है कि हमें इस हुकूमत पे या कुछ बोलने पे ही शर्म आती है कि ये हमारा पाकिस्तान है और इन्होंने क्या ये हालत कर दी है। बिजली के बिल दें, इंसान स्कूल के बच्चों की फीस दें या घर का किचन चलाएं, बहुत जुल्म है हुकूमत का। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली के बिलों में आए टैक्स कम किए जाएं ताकि इनको रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। MQM पाकिस्तान के अरकान मरकजी कमेटी ने तवील लोड शेडिंग और जायद बिलों पर तशवीश का इजहार कर दिया। MQM के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक की हद ढर्मी के बायस शहरियों का जीना हराम हो गया। मरकजी कमेटी MQM के मुताबिक तरसीली निज़ाम की बेहतरी के नाम पर सिवाय धोखा दही के इस इदारे ने शहर को कुछ नहीं दिया कि इलेक्ट्रिक का अमला खुलेआम कुंडा माफिया के सरगुना का किरदार अदा कर रहा है। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है कि इलेक्ट्रिक को पाबंद किया जाए कि लोड शेडिंग के दौरानियों को कम से कम और गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। इस्लामाबाद के लोकल ट्रांसपोर्टर्स ने नई मेट्रो सर्विस मंसूबे को तबाही मंसूबा करार दे दिया है। ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स को इस मंसूबे पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखेंगे अरशद शाद के इस रिपोर्ट में। इंटरसिटी रूट्स पर नई मेट्रो बस सर्विस का इजरा खुशाइंद, मगर इन रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता 2500 से जायद अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। इंटरसिटी मेट्रो बस सर्विस से पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का पहिया जाम हो जाएगा। ड्राइवर्स कहते हैं पहले महंगाई की वजह से सवारियां नहीं मिलती, इन्हीं रूट्स पर गाड़ियां चलाएं तो हालात मजीद खराब होंगे। बजाय मेट्रो यहाँ चलाने के मेट्रो सरकारी अदारों में चलाएं जहाँ पर मुल्क का नुकसान हो रहा है, जहाँ पर एक दिन का 10-10 हज़ार लीटर आपका डीजल पेट्रोल का खर्चा आ रहा है, वहाँ पर मेट्रो चलाएं, उनको दें आप मेट्रो की सर्विस। 2500-3000 ने लगभग ट्रांसपोर्ट नाल खानदान ताल्लुक रखना, ये सब बेरोजगार हो गए सन। इन्होंने बारे च भी हुकूमत ना काम आ कोई सोचा। ड्राइवरों का कहना है कि मेट्रो बस सर्विस को अशराफिया के लिए मुख्तस करके इनको दी गई मराहत वापस ली जाएं ताकि अवाम से अशराफिया की अयाशियों का बोझ कम हो सके। हुकूमत जब भी नून वाली आती है, हम इसके ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है, इनको वोटें देते हैं, हर किसी इनके साथ होते हैं, ये ऊपर से हमारे पर तबाही करते हैं। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं ये फलाही नहीं तबाही मंसूबा है। 3 साल की मेहनत से एक रूट कामयाब होता है। मेट्रो को दूर दराज के नए रूट्स पर चलाया जाए। ये फलाई तो नहीं, ये तो तबाही मंसूबा है। 3-3 साल हम लोगों ने मारें खाकर रूट कामयाब किए। जब रूट कामयाब हो गए तो इस पे सीडीए की बसें चलनी शुरू होगी, सेम उसी रूट के ऊपर। इनको कोई और रूट दे देते, थोड़ी जगह। हुकूमत को अपने मंसूबों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक अफराद के रोजगार का ख्याल भी रखना चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक शख्स को रोजगार देकर 20 से छीना जा रहा है।
ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ اگر حکومت میٹرو چلانا چاہتی ہے تو اس کے لیے نئے روٹس کا انتخاب کرے. پرانے روٹس پر میٹرو چلانے سے ہزاروں افراد بے روزگار ہو جائیں گے. کیمرہ مین رسلان سعید کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد. کراچی کا رخ کریں تو کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں کپڑوں کے تاجر سے 15 لاکھ کی ڈکیتی کا کیس 24 گھنٹوں میں حل کر لیا گیا. ڈکیتی واردات میں رکشے والا ملوث نکلا. ملزمان کو لیاقت پولیس نے مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا. 2 مسلح ملزمان نے مین روڈ نزد لائف لائن اسپتال بلاک B نارتھ ناظم آباد میں ڈکیتی کی واردات کی. گزشتہ شب لیاقت آباد تھانے کے حدود ندی کنارہ سے ملزمان کو لیاقت پولیس نے مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون، پرس، رکشہ اور نقدی برآمد کر لی گئی. ملزمان سے برآمدہ سامان کپڑوں کے تاجر سے ڈکیتی کے بعد لوٹا گیا تھا. ملزمان واردات کے لیے رکشے کا استعمال کرتے تھے. رکشہ ڈرائیور سواری کو بٹھا کر اپنے ساتھیوں کو مطلع کرتا تھا. گرفتار ملزمان کے خلاف ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے تفتیش کا عمل جاری ہے. کندکوٹ میں پولیس کی گاڑی کو حادثے میں 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. کندکوٹ میں انڈس ہائی وے مچھی بنڈو کے مقام پر پولیس وین کو حادثہ پیش آیا. حادثے میں 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، 3 زخمی ہو گئے. موبائل وین کا ٹائر راڈ کھلنے سے اور ٹوٹنے کے باعث موبائل حادثے کا شکار ہو گئی. پولیس کے مطابق شہید پولیس اہلکاروں میں محمد اسماعیل، وقار حسین، غلام یاسین اور دیگر شامل ہیں. زخمیوں کو اور لاشوں کو سول اسپتال کندکوٹ منتقل کر دیا گیا ہے. موٹروے M4 پر سانگلا ہل کے نزدیک مسافر بس میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آتش زدگی ہو گئی. بس جل کر خاکستر ہو گئی. موٹروے پولیس نے بروقت امدادی کارروائی کے بعد تمام مسافروں اور سامان کو بحفاظت نکال لیا. DIG شاہد جاوید نے ریسکیو آپریشن کی نگرانی کی. ایڈیشنل IG علی احمد صابر کیانی نے پیٹرولنگ افسران کی بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی پر شاباش دی. حیدرآباد میں لطیف آباد میں بیوہ بھابھی اور بھتیجی کو کمرے میں بند کر کے دروازے پر دیوار چننے کا کیس. پولیس نے گرفتار ایک ملزم وسیم کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کے عدالت میں پیش کر دیا. ملزم کو ڈیوٹی مجسٹریٹ 3rd سول جج اینڈ جوڈیشل مجسٹریٹ فروا کے عدالت میں پیش کیا گیا. تفتیشی افسر کی عدالت سے ملزم کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا. عدالت نے ملزم کو 1 روزہ تفتیشی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. بلوچستان میں انسداد پولیو کی خصوصی مہم کل سے شروع ہوگی. ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق انسداد پولیو مہم صوبے کے 16 اضلاع میں چلائی جا رہی ہے، جس میں 9,51,048 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر ہے. مہم میں 3,000 سے زائد ٹیمیں حصہ لیں گی. 326 فکسڈ اور 222 ٹرانزٹ سائٹس ہوں گی. ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق بلوچستان میں رواں سال اب تک پولیو کے 6 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. نئے وفاقی بجٹ کا اطلاق آج سے ہوگا. 200 ارب روپے سے زائد کے ٹیکسز لاگو ہوں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے فائنانس ترمیم بل 2024 کی توثیق کر دی. فائنانس بل کی دستخط شدہ کاپی پارلیمنٹ کو بھجوا دی گئی. گزشتہ روز فائنانس ترمیمی بل صدر مملکت کو بھجوا دیا گیا تھا. قومی اسمبلی نے متعدد ترامیم کے ساتھ مالیاتی بل پاس کیا تھا. بل اور متعلقہ دستاویزات پر وزیراعظم شہباز شریف کے بھی دستخط ہیں. صدر کی توثیق کے بعد فائنانس ترمیمی بل آج سے لاگو ہو گیا ہے. FBR نے نئے مالی سال 2023-24 کے لیے محصولات کا ہدف بآسانی حاصل کر لیا. محصولات کا ہدف 9,252 ارب روپے تھا، جبکہ FBR نے 9,306 ارب روپے جمع کیے. FBR کے مطابق گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں محصولات کی وصولی میں 30% اضافہ ہوا. جون 2024 کے دوران 1,183 ارب روپے جمع کیے گئے. امیر اور باوسائل طبقے پر براہ راست ٹیکس بڑھائے گئے. ری فنڈز جاری کر کے کاروبار کرنے والوں اور ایکسپورٹرز کو آسانیاں مہیا کی گئی ہیں. موجودہ مالی سال کے دوران براہ راست ٹیکسز کا حصہ 47% رہا. بات کریں گے موسم کی خبروں کی. گلگت بلتستان کے ضلع نگر میں گرمی عروج پر ہے. برف پگھلنے سے ندی نالوں میں طغیانی اور سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا. ضلع نگر کے فایا نالے میں سیلاب کے پینے کے پانی کی 4 انچ کی لائن تباہ ہو گئی. علاقے میں پینے کا پانی پچھلے 24 گھنٹوں سے بند ہے. سکولز اور کالجز اور ہسپتالوں میں پانی نہ ہونے کے سبب طلباء اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. سیلابی صورتحال سے بجلی گھر بھی متاثر ہوا ہے، جس کی بحالی کی کوششیں جاری ہیں.
खेलों के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 6 जून और जुलाई को मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम मेंबर्स शरीक होंगे। इजलास में कौमी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस पर मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। कौमी टीम और टीम मैनेजमेंट में होने वाली तब्दीलियों पर भी बातचीत की जाएगी। इजलास में बोर्ड के बजट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि इजलास के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात, स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन के मामलात पर भी बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेंस T20 एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया। इरम जावेद, उमैमा सुहेल और सैयदा उरूप शाह की वापसी। तस्मिया रुबा पहली बार टीम में शामिल। कौमी विमेंस टीम की कप्तानी निदा डार करेंगी। इरम जावेद, उमैमा सुहेल और सैयदा उरूप शाह की वापसी कौमी विमेंस स्क्वाड में वापसी, जबकि तस्मिया रुबा पहली बार टीम में शामिल हो गई हैं। स्क्वाड की दीगर खिलाड़ियों में आलिया रियाज, डियाना बेग, फातिमा सना, गुल फेरोज़ा, मुनीबा अली, नजीबा अलवी, नशरा संधू, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीन और तूबा हसन शामिल हैं। टूर्नामेंट 19 से 28 जुलाई तक मुनक़िद होगा। ACC विमेंस T20 एशिया के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम का तरबियती कैंप 5 जुलाई से कराची में शुरू होगा। चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स में पाकिस्तान के शहीद तारिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। रूस के शहर में जारी मुकाबलों में शहीद तारिक ने मास रेसलिंग के मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इवेंट में पाकिस्तान का ये पहला मेडल है। शहीद ने इब्तदाई राउंड्स में भारत और मंगोलिया के खिलाड़ियों को ज़ेर किया, जबकि तीसरे मैच में रूसी खिलाड़ी से सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त हुई। तीसरे मैच में शिकस्त के बाद शहीद तारिक ब्रॉन्ज मेडल के हकदार करार पाए। कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल साइकिल रेस का इनेकाद हुआ। रेस मज़ार क़ायद से शुरू हुई और बारास्ता शार फैसल एयरपोर्ट स्टार गेट कमिश्नर कराची दफ्तर पर इख्तिताम पजीर हुई। पहली पोजीशन बिलाल बलोच, दूसरी पोजीशन उज़ैर वसीम, तीसरी पोजीशन ज़िक्रिया बलोच और चौथी पोजीशन हाशिम बलोच ने हासिल की। स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तकरीब में कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। कमिश्नर ने कहा कि कराची के लिए नौजवानों को खेलों की सरगर्मियां फराहम करने के लिए कमिश्नर कराची फेस्टिवल का आज इख्तिताम हो रहा है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों और सेहतमंद तफरीह के मौक़े फराहम करने की हुकूमत सिंध की कोशिशों में मदद फराहम करना है। उन्होंने कहा कि कराची इंतज़ामिया नौजवानों को खेलों और सकाफती सरगर्मियों के हर मुमकिन मौक़े फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि खेलों के फ़रोग़ के लिए कराची इंतज़ामिया की कोशिशें जारी रहेंगी। कोशिश की जाएगी कि अगस्त सितंबर में इससे बेहतर अंदाज में स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक़िद हो। दीगर अवामी पसंद खेलों को भी शामिल किया जाएगा। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से आपको बताएं कि ईरान में क़ब्ल अज़ वक्त होने वाले सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल ना कर सका, जिसके बाद दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ारत दाखिला ने इस बात की तस्दीक की है कि सदारती इंतखाबात में किसी उम्मीदवार को अक्सरियत यानी 50% वोट ना मिलने के बायस ईरान में 5 जुलाई को दोबारा सदारती इलेक्शन मुनक़िद होंगे। सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में मसूद और साद जलीली में मुकाबला होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि कल होने वाले इंतखाबात में जो नताइज सामने आए हैं, इनमें मसूद तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख वोट लेकर सबसे आगे रहे, जबकि इनके मजबूत हरीफ साद जलीली ने तकरीबन 95 लाख वोट हासिल किए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN।